Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED IDMR paper 2 unit 1.3 प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से यह बच्चे को प्रभावित करते हैं और उसके विकास के क्षेत्र में एक अच्छे शिक्षक को भी मार्गदर्शन करते हैं। आइए इसमें जानते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांत। किस प्रकार से जो वृद्धि और विकास है उसके प्रिंसिपल निर्धारित किए जाते हैं ताकि वृद्धि और विकास के बारे में हम अच्छे से समझ सकें। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। आइए इसमें जानते हैं विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है किसी व्यक्ति में, क्योंकि वह एवरी टाइम एवरी एज में कुछ ना कुछ न्यू जो स्किल्स होती है सीखता रहता है, जिसकी वजह से जो उसकी स्किल डेवलपमेंट ग्रोथ है वह होती रहती है। ये सब उसकी डेवलपमेंट की प्रक्रिया की वजह से होता रहता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे बताया गया इसमें, अब यहाँ पर बताया गया बल्कि वैज्ञानिक तरीके से देखें तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर बताया कि किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ही जो बच्चे का डेवलपमेंट है वह शुरू हो जाता है। इस बालक का जन्म दो कोष जो सेल्स होते हैं अर्थात स्पर्म और ओवम के निषेचन के परिणाम स्वरूप होता है और कई परिवर्तनों का अनुभव करते हुए यह निषेचित अंड मानव बनकर विकास के कई पक्षों की ओर बढ़ती है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो वैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चे का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वह आगे गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है कि जब बच्चा प्रेगनेंसी बेबी कंसीव होता है उसके साथ ही उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वह स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर जो बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है कि वह किस प्रकार से बच्चे का जन्म होता है और वह किस प्रकार से एक मनुष्य के शरीर के रूप में फॉर्म होता है। ये सब प्रक्रिया विकास के अंतर्गत ही आती है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। सेकंड दिया गया है इसके अंदर एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से यह वृद्धि और विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर बताया गया है विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नता कितनी भी हो, लेकिन यह एक रूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। अब यहाँ पर बताया कि जो व्यक्ति की प्रक्रिया है, जो उसका वृद्धि और विकास है, वह एक रूपता के संदर्भ में होती है कि वह एक ही तरीके से एक ही दिशा में चलती रहती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितनी भी हों, लेकिन एक रूपता विकास के क्रमबद्ध तरीके से ही चलती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से होगा, चाहे वे बालक किसी भी देश के हों। अब यहाँ पर बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वह एक सीक्वेंस में होता है। अगर बच्चा किसी भी कंट्री का होगा, किसी भी देश में या फिर एरिया में या सोसाइटी में रहता है, लेकिन उसके अंदर जो भाषा लर्निंग करने की एबिलिटी होती है वह सभी बच्चों की एक समान होती है। जो उनका प्रोसेस होता है वह एक समान ही प्रोसेस चलता है बच्चों का। आगे दिया गया इसके अंदर बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम से ही होगा और अर्थात वह सिर से प्रारंभ होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चे के विकास की गति में तो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एक रूपता पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चों के दूध के दांत पहले टूटते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जब बच्चे का हम शरीर के अंदर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चे का जो शरीर का पार्ट जो सिर है, जो हेड है, उसकी तरफ से डेवलपमेंट होता है जो बच्चे का, वो सबसे पहले शुरू होता है। अब यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि बच्चों के दूध के दांत हैं वह सबसे पहले टूटते हैं और उनके अंदर जो परिपक्वता है वह सबसे पहले आती है। ये यहाँ पर हम एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो एक रूपता का सिद्धांत है, यूनिफॉर्म पैटर्न का जो सिद्धांत है वह बच्चे को किस प्रकार से विकास के साथ जोड़ता है। थर्ड पॉइंट दिया गया इसके अंदर बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर। आइए इसके बारे में जानते हैं। छोटे बच्चे मूल्यों व सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर
करते हैं। जैसे जैसे वह समय बड़े होने लगते हैं तो उनके समय के सिद्धांत, मूल, प्राणी, समय की आत्मा व समय का आंतरिक नियंत्रण विकसित होने लगता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका जो डेवलपमेंट होती है, उसकी ग्रोथ होती है, वह सेल्फ डिपेंडेंट होता जाता है कि वह अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी उसकी नीड्स होती हैं, उनको खुद से पूरा करने लग जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है कि वह समय की जो आत्मरक्षा और समय के आंतरिक नियंत्रण के द्वारा ही उसका जो इनर डेवलपमेंट है वह होता है। बच्चे के अंदर जब डेवलपमेंट होता है उसके बाद ही वह आउटर और इनर कंट्रोल है बच्चा अपने हाथ में ले सकता है और अपने डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है। 4 दिया गया इसके अंदर, मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट टू अब्स्ट्रैक्ट। आइए इसके बारे में जानते हैं। मानसिक विकास की शुरुआत भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करके होती है कि जो भी बालक का विकास है, उसका जो मानसिक विकास है वह चिंतन करने में, यानी कि चिंतन हम सोच सकते हैं कि जो भौतिक वस्तुएं, जो हम अपने आसपास में जो वस्तुएं देख रहे हैं उनको हम भौतिक वस्तुओं के नाम से, जो फिजिकल स्ट्रक्चर के नाम से हम जान सकते हैं कि जब बच्चा उन चीज़ों को देखता है और उनके बारे में विचार करता है, उसके बाद बच्चा उनके बारे में सीखता है। आइए इसमें आगे जानते हैं। जो वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुसरण करता है जो अमूर्त रूप में होती हैं और बालक इसके प्रभाव व कारण को समझने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से जो मूर्त और अमूर्त कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है बच्चे की हेल्प करता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो भौतिक इन्वायरमेंट में जो परिवर्तन हो रहे हैं, बच्चा उन वस्तुओं को देखता है, उनके बारे में विचार करता है और जब वह उन चीज़ों के बारे में अनुसरण करता है, उनको देखता है, तो उसके आधार पर वह उनके बारे में अमूर्त चिंतन करता है, यानी कि उनके बारे में कल्पना करता है जो चीज़ें नहीं होती और उनके प्रभाव के बारे में पूछता है कि ये क्यों हो रहा है और इनके पीछे का जो लॉजिक है उसको समझने का प्रयास करता है बच्चा। ये सब की सब जो एक्टिविटी है बच्चा डेवलपमेंट और ग्रोथ की वजह से ही कर पाता है कि बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से उसके अंदर जो तार्किक शक्ति है वह विकसित हो रही है। ये यहाँ पर बताया गया है। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और उसके बाद उसके विशिष्ट भागों को चलाना व प्रयोग करना सीखता है और बाद में उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। जैसे पहले बच्चा पूरे हाथ को और बाद में उसकी उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से जो बच्चा होता है वह एकीकरण की जो फीलिंग है या फिर जो इंटीग्रेशन है उसको अपनाता है। यहाँ पर बताया कि जब बच्चा स्टार्टिंग में छोटा होता है तो वह एक जो पूरा अंग है या पूरा पार्ट है, जैसे बॉडी का हम सोच सकते हैं कि हाथ के बारे में अगर हम समझते हैं तो बच्चा हाथ को ही पहले मूवमेंट में लाना सीखता है और फिर उसके बाद जो उसकी फिंगर्स हैं उसके बारे में, उनकी ग्रिपिंग है और उसके बारे में मूवमेंट करना बच्चा सीखता है। ये यहाँ पर बताया गया है कि बच्चा सबसे पहले जो बड़े लेवल पर है जो पार्ट है उसको मूवमेंट में लाता है, उसका यूज़ करना सीखता है, उसको चलाना सीखता है और उसके बाद जो उसके भाग होते हैं पार्ट के उनको यूज़ करना सीखता है कि किस प्रकार से वह हाथ की उंगलियों को मोड़ेगा, हिलाएगा, उनसे ग्रिपिंग में यूज़ करेगा उनको। ये सब का सब जो बताया गया यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत यह बच्चे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से ही होता है। आइए इसमें आगे जानते हैं। सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य बातों की और बाद में उन सभी सामान्य बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत बनाना सीखता है। जैसे बच्चा पहले व्यक्ति का नाम, स्थान और वस्तु का नाम जानता है और बाद में जानता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि बच्चा किस प्रकार से कि बच्चा स्पेसिफिक लर्निंग है उनको सीखता है, ये यहाँ पर बताया गया है। जैसे बच्चा पहले व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु का नाम जानता है और उसके बाद में वह उसको संज्ञा के रूप में जानना, पहचानना और उसका प्रयोग करना सीखता है। ये यहाँ पर जो सामान्य है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चे के लिए बताया गया है।
इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य बातों की ओर और बाद में उन सभी सामान्य बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत बनाना सीखता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। 7 दिया गया इसके अंदर, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। आइए इसके बारे में जानते हैं। अब तक के सिद्धांत से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी अब भी की जा सकती है और यह पता लगाया जा सकता है कि बालक की रुचि क्या है, बालक को सम्मान की आवश्यकता है या नहीं है, उसकी अभिरुचि या वृद्धि आदि। अब यहाँ पर किसी बालक के बारे में उसकी जो भविष्यवाणी है, उसके फ्यूचर के बारे में जो गणना की जाती है वह विकास के सिद्धांत के आधार पर ही की जाती है कि बच्चा किस प्रकार से डेवलपमेंट कर रहा है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में बच्चे के भविष्यवाणी कर सकते हैं कि उसके बारे में सोच विचार सकते हैं कि बच्चे को किन चीज़ों को वह डिसलाइक करता है, कैसे उसकी वृद्धि हो रही है और किसी सामान की बच्चे को आवश्यकता है या नहीं है। इन सभी चीज़ों का हम जो पता लगाना है वह वृद्धि और विकास के इस सिद्धांत के अंतर्गत कर सकते हैं। आगे दिया गया है, विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बच्चे के विकास की शुरुआत सिर से होती है और उसकी टांगें सबसे बाद में तैयार होती हैं। विकास की दिशा में सिद्धांत को भ्रूण एम्ब्रॉय के सिद्धांत के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ए, सिर से पैर की ओर, बी, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, सी, स्वरूप के बाद परिवर्तन। अब यहाँ पर जो परिवर्तन दिया गया है, जो सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये सब कुछ इस चीज़ पर निर्धारित है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वह ऊपर से नीचे की ओर होता है। जैसे कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि सिर, जैसा कि हम समझ सकते हैं कि कोई बच्चा जब सबसे पहले संभालता है तो वह गर्दन संभालनी सीखता है और उसके बाद वह बैठना सीखता है, हाथ पैर चलाना सीखता है। ये सब कुछ स्टेप टू स्टेप चलता है और फिर उसके बाद वह बैठना सीखता है, फिर उसके बाद वह क्रॉलिंग करता है और फिर धीरे धीरे वह करके चलना सीखता है। ये सब के सब जो एक्टिविटी बताई गई हैं, ये किसी भी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसके बेसिस पर बच्चे के अंदर ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं और बच्चे को उसकी डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उनको प्राप्त करने में सहयोग करता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। 9 पॉइंट दिया गया इसके अंदर, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आइए इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में देखा जाता है कि मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब यहाँ पर बताया कि कोई भी जो मनोवैज्ञानिक है वह किसी व्यक्ति के जो व्यक्तिगत सिद्धांत है या फिर व्यक्तिगत उसकी भूमिका है उसको सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। आगे दिया गया है इसके अंदर, चूँकि जैसा कि हम जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है और सभी वर्गों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं और इन आयु वर्गों के व्यवहार के में अंतर पाया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जैसे कि हमने डेवलपमेंट के एरियाज़ को समझने के लिए हमने उनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है कि हमने उसके 5 या 6 ग्रुप बनाए गए हैं। जैसे कि हमने पहले बनाया था शिशुअवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर अडल्टहुड और फिर जो आगे की हमने क्राइटेरिया उसको सिलेक्ट किया था ताकि हम उसके अंदर जो भी उसके परिवर्तन हो रहे हैं, उनका व्यवहार हो रहा है, उसको अच्छे से समझ सके और वह आयु वर्ग के द्वारा उसको समझने में आसानी हो। इन सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए उनका वर्गीकरण किया हुआ है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। जुड़वा बच्चों में भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती हैं। किसी व्यक्ति में कुछ विशेषताएं या कुछ व्यवहार शीघ्र विकसित होते हैं तो कुछ व्यक्तियों में ये विशेषताएं और व्यवहार देरी से विकसित होते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो मुख्य रूप से देखा जाता है कि जो हम नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में जो विशेष बच्चे होते हैं उनके अंदर जो विकास का चरण होता है वह अलग होता है। लेकिन जब हम नॉर्मल जुड़वा बच्चों के बारे में बात करते हैं तो उनके अंदर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उनमें किसी में जो व्यवहार की जो प्रक्रिया है वह जल्दी विकसित हो जाती है और किसी में वह देरी से विकसित होती है। ये सब हमें परिवर्तन बच्चों में या फिर दो व्यक्तियों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर देखने को मिलता है। आगे इसमें दिया गया है,
अर्थात सभी बच्चों में वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानता पाई जाती है। अब यहाँ पर बताया कि किसी भी व्यक्ति में उनमें किसी भी रूप से जो समानता है वह नहीं हो सकती। ना तो उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वह समान हो सकती है, ना उनके लाइक और डिसलाइक समान हो सकते हैं, ना उनकी वृद्धि और विकास होता है वो समान हो सकता है। यहाँ पर बच्चे के अंदर जो अनेक प्रकार की जो असमानताएं पाई जाती हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है, डिफरेंस रखता है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। अब जानते हैं 10 वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम सिद्धांत। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्तित्व की नींव माना जाता है और वंशानुक्रम वह वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत से अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर बताया कि जो कोई भी बच्चा है उसका वातावरण जो उसके परिवार की वजह से तैयार हुआ है या फिर उसके जो वंशानुक्रम है जो उसके पूर्वजों से मिला है वह उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है या उसकी नींव और फाउंडेशन के रूप में कार्य करता है। वंशानुक्रम और जो वातावरण है उसके प्रभाव को विकास के सिद्धांतों से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि जो वंशानुक्रम है वह और उसका जो वातावरण है वह उसके जीवन को बहुत ही प्रभावित करता है और उसके विकास के क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। ये यहाँ पर बताया गया है। बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम व वातावरण दोनों को संयुक्त परिणाम होता है। अब यहाँ पर बताया कि जो बच्चे के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो उसकी वृद्धि और विकास दिखाई दे रहा है, वह उसके वंशानुक्रम व वातावरण दोनों के संयुक्त परिणामों का मिश्रण होता है कि बच्चा जो भी परफॉर्मेंस कर रहा है वह वंशानुक्रम और वातावरण की वजह से ही कर रहा है। ऐसा कई अध्ययनों में पाया गया है कि अब तक के जो बहुत सारे रिसर्च किए हैं साइंटिस्टों ने, जो स्पेशलिस्ट हुए हैं उन्होंने इस प्रकार की जो एक्टिविटी है बच्चों के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिली है। आइए इसमें आगे जानते हैं। 11 संपूर्ण विकास का सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक, संवेगात्मक व मनोगत्यात्मक विकास सभी पक्ष सम्मिलित कर लिए जाते हैं। इन दृष्टिकोणों से देखा जाए तो अध्यापक को बालक के सभी पक्षों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि संपूर्ण विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, कि किसी भी बच्चे के जो सर्वांगीण विकास है उसके लिए विकास का जो चरण है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके अंदर बच्चे के जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक अनेक प्रकार के जो विकास होते हैं उन सबको शामिल किया जाता है। इन सभी को दृष्टिगोचर किए बगैर जो अध्यापक है बच्चे के विकास के बारे में कल्पना नहीं कर सकता, वह उसके विकास के लिए जो भी चरण है उस या गोल है उनको सेट नहीं कर सकता। ये यहाँ पर बताया कि किसी बच्चे के लिए जो वृद्धि और विकास होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वह ही उसके बारे में संपूर्ण जो भी अभिव्यक्ति होती है, जो भी परिकल्पना होती है उसके बारे में तैयार करने में हेल्प करता है अध्यापक को। ये यहाँ पर बताया गया। आइए इसमें जानते हैं इसका 12 पॉइंट, परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लूजिंग। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित करता है और बच्चे को बेनिफिट प्रदान करता है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वास्तव में परिपक्वता और अधिगम का विकास ही होता है। अब यहाँ पर बताया कि जो विकास की प्रक्रिया है वह बच्चे के अंदर परिपक्वता की, मैच्योरिटी की और लर्निंग की जो स्किल होती है उनको डेवलप कर उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। परिपक्वता से वृद्धि व विकास दोनों प्रभावित होते हैं। बालक किसी भी कार्य को करने में परिपक्वता ग्रहण कर लेता है और यही परिपक्वता अन्य कार्यों को करने में बालक की मदद करती है। अब यहाँ पर बताया कि जो परिपक्वता है, जो उसकी मैच्योरिटी है, वह जल्द ही बालक के अंदर देखने को मिलती है और उसी की बदौलत बच्चा अनेक प्रकार के जो स्किल्स है उनको सीखता है, अनेक प्रकार के जो कार्य हैं उनको करने में बच्चे को मदद मिलती है। ये यहाँ पर बताया गया है। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। यदि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित है और वह भौतिक रूप से तैयार नहीं है तो वह बालक उस कार्य को करने में असमर्थ ही होगा और उस बालक से अधिक आशाएं रखनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर किसी बच्चे के लिए उस कल्पना के बारे में बात की गई है, जैसे कि कोई बच्चा अगर
उसकी अभिलाषा है कि वह रेस में पार्टिसिपेट करे, लेकिन फिजिकल रूप से उसके जो पैर हैं वह उसको कंट्रोल नहीं है, या फिर जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी उसके अंदर आते हैं, पैराप्लेजिया वगैरह जो हमने सीपी के सिम्टम्स पढ़े हैं, इस प्रकार की जो समस्याएं बच्चे के साथ हैं, तो उस प्रकार की जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने में बच्चा असमर्थ है। और यहाँ पर जो बच्चे की आशाएं आकांक्षाएं हैं वह अधिक नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर बच्चे को डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन यह भी एक एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है कि बच्चा ट्राई करना चाहता है, उसके लिए तैयार है, लेकिन फिजिकल रूप से वह कर नहीं पाता है। ये यहाँ पर इस चीज़ को हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि हमें बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना है, उसको मोटिवेट करते हुए उसकी जो थेरेपी सेशंस वगैरह हैं उन सब को प्रदान करते हुए उसके वृद्धि और विकास में हमें कंट्रीब्यूशन करता है, ताकि बच्चा अच्छे से आगे परफॉर्मेंस कर सके। ये सब यहाँ पे वृद्धि और विकास के सिद्धांत बताए गए थे कि किस प्रकार से यह अपने एरिया को प्रभावित करता है और बच्चे के जीवन में अपना अहम रोल निभाते हैं।